नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का आंसर की लेकर आया हूं। आइए देखते हैं कि कौन से प्रश्न के कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1963 में राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यालय का पता सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालयी पत्र में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं, पहले भेजे गए पत्र का उत्तर न आने पर पुनः लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो अनुस्मारक कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के लिए देवनागरी लिपि की मान्यता दी गई है? तो आपका यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है यहाँ बताना है। तो यहाँ भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं, प्रयोजन मूलक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है प्रयोजन मूलक शब्द, यहाँ बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फंक्शनल शब्द का हिंदी पर्याय है प्रयोजन मूलक। आठवां प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आठवें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कामकाजी हिंदी कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष हुआ था? हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया था। 10वां प्रश्न है, मातृभाषा का सामान्य अर्थ है। यहाँ पर बताना है कि मातृभाषा का सामान्य अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माता की भाषा। यानी मातृभाषा से आशय है माता की भाषा, यानी बच्चे को जो भाषा अपनी माता से सीखने को मिलता है उसी को मातृभाषा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रशासन की भाषा कहलाती है। प्रशासन की भाषा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजभाषा। यानी प्रशासन की भाषा जो है राजभाषा कहलाती है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की संपर्क भाषा है, यानी भारत की संपर्क भाषा क्या है? तो हिंदी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ही देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1947 में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रारूप लेखन का अर्थ है? ए है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, बी है आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी, सी है गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तारण करना, डी है नियुक्ति के लिए कार्यालयी आदेश। आपको बताना है प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है। तो यहाँ प्रारूप लेखन का अर्थ हो जाएगा पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सरकार के शासन, विधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह परिभाषा दी है, यानी किसने दी है यहाँ पर बताना है। तो बी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा, भोलानाथ तिवारी के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय राजभाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है वह भाषा कहलाती है? क्या कहलाती है? संपर्क भाषा कहलाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है।
किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सी भाषा संपर्क की भाषा थी? तो संस्कृत थी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राचीन काल में संस्कृत जो है संपर्क भाषा थी। 21 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन है, यानी किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का कथन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी सूचना को जब कोई पत्र कई व्यक्तियों तक पहुंचाता है तो उस पत्र को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर परिपत्र कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि राजस्थानी जो है हिंदी की एक बोली है, राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 24 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, संपर्क भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संपर्क भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज कहते हैं संपर्क भाषा को अंग्रेजी में। 26 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, इसे बताना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92वें संविधान के संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था संविधान में। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? कौन सी भाषा सम्मिलित की गई थी? तो सिंधी सम्मिलित की गई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण का समानार्थी अंग्रेजी शब्द है, यानी प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ये यहाँ आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही होगा, ड्राफ्टिंग, यानी प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द नोटिंग का हिंदी पर्याय है, यानी अंग्रेजी शब्द नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 29 का सी सही हो जाएगा, टिप्पण, यानी नोटिंग को हिंदी में टिप्पण कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पल्लवन का विरोधी शब्द है। पल्लवन का विरोधी शब्द क्या है? संक्षेपण है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में, आपको 31 नंबर प्रश्न में बताना है। तो सी सही हो जाएगा यहाँ पर, अनुच्छेद 350(1). आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण के कितने भेद हैं? संक्षेपण के कितने भेद हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं संक्षेपण। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजी खेर, यानी 1955 में जो राजभाषा आयोग गठित किया गया था उसके पहले अध्यक्ष बीजी खेर थे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक शब्द या शब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त है, यहाँ पर खाली स्थान जो है इसे भरना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कला, यानी प्रत्येक शब्द या शब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त कला है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने किस प्रकार के शब्दों को स्वीकृति दी है? किस प्रकार के शब्दों को स्वीकृति दी है 35 नंबर में बताना है आपको। तो मूल शब्दों को स्वीकृति दी है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ऊपर हम लोग यह प्रश्न देख चुके हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। यहाँ बताना है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? यानी किसी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाना हो तो उसे कौन स्वीकार करेगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि प्रस्ताव पारित कर किसी भी भाषा को राज्य की राजभाषा बना सकता है, तो सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? यानी कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो यहाँ पर 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्ला भाषा बोलने वाले संख्या सबसे ज्यादा है। 41 नंबर प्रश्न है, अधिसूचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अधिसूचना को विज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, पुत्र के लिए अभिवादन स्वरूप प्रयोग किया जाता है। यानी पुत्र के लिए अभिवादन स्वरूप क्या प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुभ आशीर्वाद। यानी पुत्र के लिए शुभ आशीर्वाद शब्द जो है अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग उचित है और इसका जन्म सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह कथन है। यानी यह कथन जो है किसका है आपको बताना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मोटूर सत्यनारायण का कथन है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर मोटूर सत्यनारायण ने प्रयुक्तियों को कितने श्रेणी में बांटा है? दोस्तों किसी भी प्रामाणिक सोर्स से अभी तक हमको इसका उत्तर नहीं मिल सका है, इसलिए हम इसका उत्तर नहीं बता रहे हैं, इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी के मुख्य प्रयोजन मूलक रूप कितने माने हैं? तो यहाँ पर आपका 45 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 7 रूप माने हैं भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजन मूलक हिंदी के, तो बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में जो हिंदी प्रयुक्त की जाती है उसका नाम है। यानी जो हिंदी विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहेंगे? तकनीकी हिंदी कहेंगे, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, विधिक हिंदी प्रयोग की जाती है, यानी कहाँ प्रयोग की जाती है विधिक हिंदी? विधेयक में, अधिनियम में, आदेश में या सभी में? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी। 48 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण कितने प्रकार के होते हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारूपण जो है 2 प्रकार के होते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रारूपण में सबसे ऊपर बाएं तरफ क्या लिखा जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्या लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन 49 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, टिप्पण किसके द्वारा लिखा जाता है? मूल रूप से दोस्तों टिप्पण जो है लिपिकों के द्वारा ही लिखा जाता है, लेकिन इसको समय समय पर किसी के द्वारा भी लिखा जा सकता है, सहायकों के द्वारा भी, अधीक्षकों के द्वारा भी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, टिप्पण में कौन सी बातें लिखी जाती हैं? टिप्पण में कौन सी बातें लिखी जाती हैं? 51 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी बातें जो है टिप्पण में लिखी जाती हैं। 52 नंबर प्रश्न देखा जाए, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने हिंदी भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप में टिप्पण के कितने रूप बताए हैं? तो 3 रूप बताए हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, टिप्पण और टिप्पणी को एक समान मानने वाले विद्वान हैं? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जो है टिप्पण और टिप्पणी को एक समान मानते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उस प्रक्रिया का परिणाम, यह कथन किसका है? 54 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया का कथन है। 55 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, समराइजिंग को हिंदी में कहा जाता है, यानी समराइजिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो संक्षेपण कहा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण को अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है संक्षेपण को अंग्रेजी में? तो 56 का ए सही हो जाएगा आपका, समराइजिंग। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, समायोजन को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा, एडजस्टमेंट कहते हैं समायोजन को अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखा जाए,
संक्षेपण के गुण हैं, यानी आपको बताना है कि संक्षेपण को इसमें से कौन सा गुण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 59 नंबर प्रश्न है, किसी सुगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को क्या कहते हैं, तो पल्लवन कहा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है, यानी पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ विस्तार होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है, यानी एम्प्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, पल्लवन कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, पल्लवन के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है, तो पल्लवन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रचलित है, तो विस्तारण शब्द प्रचलित है, तो 62 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, यानी जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, आपको यहाँ कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। आपका प्रश्न संख्या है 63, 63 का आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिवेदन जो है 3 प्रकार का होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। विवरणात्मक प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाता है, यानी विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसका उल्लेख किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेले का उल्लेख, मेले या बाजार का उल्लेख जो है विवरणात्मक प्रतिवेदन में किया जाता है। 65 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को। 67 नंबर प्रश्न है, चार्ल्स बैबेज ने डिजिटल कंप्यूटर कब बनाया था, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1822 में चार्ल्स बैबेज ने डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 68 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का समय है, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का समय क्या है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947 से 1962 ईस्वी तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का समय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन का सही अर्थ नहीं है, आपको बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध जानकारी प्रतिवेदन का सही अर्थ नहीं होता है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीडी ड्राइव में लेजर पाया जाता है, डी ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, अनुवाद का सही विच्छेद है, अनुवाद का सही विच्छेद क्या है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनु प्लस वाद जो है अनुवाद का सही विच्छेद है। 72 नंबर प्रश्न है, ड्राइडन ने अनुवाद के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, विंडोज 10 है, विंडोज 10 क्या है, प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक माना जाता है, यानी किसे माना जाता है, चार्ल्स बैबेज को माना जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 74 का। 75 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के जिन भागों को हम देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के शरीर होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का जो है प्राण कहा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, हार्डवेयर के प्रमुख अंग होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पर पूछा गया है, तो हार्डवेयर के प्रमुख अंग 4 होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर को उचित निर्देश देता है, उचित निर्देश कौन देता है, सीपीयू देता है, तो आपका सी ऑप्शन 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर मनुष्य के किस अंग को समान कार्य करता है, यानी कंप्यूटर जो है मनुष्य के किस अंग के समान काम करता है, तो मस्तिष्क के समान काम करता है, तो डी ऑप्शन 80 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्राउजिंग का क्या अर्थ होता है, ब्राउजिंग का क्या अर्थ होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खोज करना, ब्राउजिंग का मतलब होता है खोज करना। 82 नंबर प्रश्न है, ब्राउजर इंटरनेट का क्या है, ब्राउजर जो है इंटरनेट का क्या है, टूल्स है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है,
तो 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 84 नंबर प्रश्न है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, तो ए ऑप्शन यहाँ 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट इकाई है? इनपुट कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तीनों जो है इनपुट इकाई के अंतर्गत आते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी किसके बनते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं, तो डी ऑप्शन 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट के एचटीटीपी का सही विकल्प है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 88 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो 89 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम है। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, अबैंडनमेंट शब्द के लिए हिंदी शब्द में प्रचलित है। अबैंडनमेंट शब्द के लिए हिंदी शब्द में क्या प्रचलित है? 90 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परित्याग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, क्लेम शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लेम को हिंदी में दावा कहा जाता है। 92 नंबर प्रश्न है, कॉन्फिडेंशियल शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, कौन सा शब्द कॉन्फिडेंशियल के लिए प्रचलित है? तो 92 का सी सही हो जाएगा, गोपनीय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, डिपार्टमेंट शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, तो विभाग कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 93 का। 94 नंबर है, डिप्टी शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, डिप्टी को हिंदी में उप कहा जाता है, तो 94 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, इंस्टीट्यूट शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्थान कहा जाता है इंस्टीट्यूट को। 95 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, नामिनी शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रचलित है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नामिती। 98 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इंश्योर शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, 97 नंबर पर 97 का सी सही हो जाएगा, आश्वस्त करना, यानी इंश्योर शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? आश्वस्त करना, तो 97 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, एम्बेसडर शब्द के लिए हिंदी में शब्द प्रचलित है, तो राजदूत शब्द प्रचलित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कॉमेमोरेशन शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित शब्द है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मारक। 100 नंबर प्रश्न है, यही अंतिम प्रश्न है, इंटरनेट के www का सही विकल्प है, तो यहाँ पर 100 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।